हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इतिहास के एमसीक्यू बैच में। और आज हम लोग का टॉपिक होगा मरणोत्तर काल। पिछले क्लास में हम लोग मौर्य काल को पूरी तरीके से कंप्लीट कर चुके थे। तो आज के क्लास में हम लोग जानेंगे मरणोत्तर काल से जुड़े सभी प्रश्नों की श्रृंखला को देखते हैं। और इस श्रृंखला को यानी कि आज की क्लास की शुरुआत करने से पहले मैं आपको बता दूं कि हमारा एमसीक्यू बैच के साथ साथ मैथ और जीएस के भी जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है और साथ में फाउंडेशन बैच है, इसकी भी क्लासेस सुबह में और एक क्लास शाम में इसकी भी शुरुआत कर दी गई है, जिसमें आपका एनटीपीसी प्रीवियस ईयर का मैथ होगा। एनटीपीसी 2024 जो ग्रेजुएशन लेवल की भर्ती आई है और उस पर फॉर्म फिलअप अभी हो रहे हैं। तो इसके जो प्रीवियस ईयर की श्रृंखला थी यानी कि 2021 से जो भी प्रश्न पूछे गए थे वो भी टॉपिक वाइज उन सारे प्रश्नों को हमने एक साथ संग्रह करने का प्रयास किया है और व्याख्यात्मक हल पूरी तरीके से, और जिस आधार पे प्रश्न पिछले वर्ष पूछे गए थे उम्मीद है कि उसी आधार पे प्रश्न पूछेंगे। इसलिए ये श्रृंखला आपके लिए दिया गया है और इससे आपकी तैयारी में भी बेहतर निखार देखने को मिलेंगे। और इसके साथ ही साथ आपका एक एनटीपीसी का ही जीके जीएस का भी प्रीवियस ईयर है, ताकि आप देख सकें कि जो आप लोग पढ़ रहे हैं क्या प्रश्न वहीं से आते हैं या प्रश्न आप लोग ऐसा तो नहीं पढ़ रहे हैं कुछ और प्रश्न आ रहे हैं कुछ और। ठीक है, और ये भी बिल्कुल टॉपिक वाइज होगा। ठीक है, और वो भी सारे प्रश्न प्रीवियस ईयर प्रश्न होंगे। ठीक है, और अभी इसकी क्लासेस शुरुआत नहीं हुई हैं, बहुत जल्द ही इसकी क्लासेस शुरुआत कर दी जाएंगी। और अगला जो आपका क्लास है मैथ फाउंडेशन बैच। अगर आपको मैथ बिल्कुल नहीं आती है और आप मैथ से भगते हैं तो यह बैच सिर्फ आपके लिए बना है, मैथ फाउंडेशन बैच। इसमें मैथ को जीरो से यानी कि शून्य से एकदम शिखर तक ले जाने का प्रयास किया गया है और इसमें काफी हद तक हम लोग कोर्स पे कमांड पा चुके हैं। बस अर्थमेटिक में कुछ ही चैप्टर बचे हैं, जैसे आपका अनुपात समानुपात चल रहा है, मिश्रण और वर्गमूल घनमूल और यही साझेदारी, यही 2-3 चैप्टर बचे हैं। जैसे ही चैप्टर खत्म होता है पुनः हम लोग पहुंच जाएंगे अपने एडवांस मैथ पे। ठीक है, तो यह सुबह 9 बजे है, इस क्लास को बिल्कुल नहीं मिस कीजिएगा आप लोग। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास की शुरुआत करते हैं, चलते हैं आज के पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न आपके सामने है। प्रश्न आपसे कह रहा है कि कलिंग नरेश खारवेल निम्न में से किस वंश से संबंधित थे। खारवेल, ठीक है, हाथी गुफा अभिलेख याद है ना, हाथी गुफा अभिलेख किस वंश से संबंधित थे। तो इनका वंश था चेदी वंश। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है। प्रश्न कर रहा है कि कौटिल्य ने अपने अर्थशास्त्र में राज्यों को कितने अंगों का वर्णन किया है, राज्य के कितने अंगों का वर्णन किया है। तो कौटिल्य की जो पुस्तक है अर्थशास्त्र, यह राजनीति की पुस्तक है। इसमें टोटल 15 अध्याय हैं और इसमें जो टोटल आपके राज्यों की संख्या है 7 है। 7 राज्यों के बारे में इसमें वर्णन किया गया है। अगला प्रश्न आपके सामने है। प्रश्न कर रहा है कि तक्षशिला विश्वविद्यालय स्थित है। तक्षशिला विश्वविद्यालय कहाँ है। तो प्रेजेंट टाइम में, वर्तमान में जो तक्षशिला विश्वविद्यालय आपका है वह पाकिस्तान में है। अगला प्रश्न कि मौर्य काल में टैक्स को छुपाने या चोरी करने की स्थिति में कौन सा दंड दिया जाता था। अगर मौर्य काल में अगर कोई व्यक्ति टैक्स को छुपा लेता है या फिर चोरी करता है तो उसे मृत्युदंड की सजा दी जाती थी। ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न कर रहा है कि मौर्य काल में सीता भूमि किसे कहा जाता है। मौर्य काल में सीता भूमि किसे कहा जाता है। तो जो राजकीय भूमि से प्राप्त आय होती थी उसे ही सीता भूमि कहा जाता था। ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न कर रहा है कि बुद्ध की खड़ी प्रतिमा निम्न में से किस काल में बनाई गई थी। तो भगवान बुद्ध की जो खड़ी प्रतिमा है वह किस काल में बनाई गई थी। कुषाण काल में बनाई गई थी। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर। अगला प्रश्न कर रहा है कि शक संवत का प्रारंभ किस सम्राट के शासनकाल में 7800 ईस्वी में हुआ था। शक संवत की जो शुरुआत होती है वह कनिष्क के
समय पे होती है, कनिष्क के राज्याभिषेक के टाइम पे होता है ना, ठीक है, शक संवत, हाँ शक संवत, ठीक है 78, सही बात है। कनिष्क के राज्याभिषेक के समय होती है शक संवत की शुरुआत, ठीक है। अगला प्रश्न, प्रश्न करा कि वासुदेव ने देवभूत की हत्या कर किस वंश की स्थापना की थी। तो वासुदेव ने देवभूत की हत्या की और कौन सा वंश की स्थापना की, कण्व वंश की स्थापना की, ठीक है, जिसके कण्व वंश भी कहा जाता है, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न करा है कि गौतमी पुत्र सतकर्णी को एकमात्र ब्राह्मण एवं अद्वितीय ब्राह्मण किस अभिलेख में कहा गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, गौतमी पुत्र सतकर्णी को एकमात्र ब्राह्मण या अद्वितीय ब्राह्मण किस अभिलेख में कहा गया है। तो वह अभिलेख था नासिक अभिलेख, ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि चरक और नागार्जुन किस दरबार की शोभा करते थे, यानी कि कनिष्क और नागा अर्जुन किसके दरबार में रहते थे। तो वह रहते थे किसके दरबार में, कनिष्क के दरबार में, ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न कर रहा है कि किस शासक ने बिना बेगार के सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार किया था। बेगार मतलब होता है कि आप किसी से काम करवा लें और उसे मजदूरी न दें, ठीक है। तो किसने किया था, तो वह किया था रुद्रदामन ने, ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्न में से किसने बड़े पैमाने पर स्वर्ण मुद्रा चलाई थी। तो स्वर्ण मुद्रा सर्वप्रथम किस वंशों ने चलाई थी। तो वह वंश आपका कौन सा था, वह वंश आपका था कुषाण शासकों ने, ठीक है, कुषाण शासकों ने, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न कि महान औषधि विशेषज्ञ चरक किसके राज्यसभा में रहता था। एक थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है, महान औषधि विशेषज्ञ किसके राज्यसभा में रहते थे। अभी हमने बताया कि चरक और नागार्जुन किसके दरबार में, कनिष्क के दरबार में, ऑप्शन नंबर सी ए आपका सही उत्तर। अगला प्रश्न, कनिष्क की राजधानी थी, कनिष्क की राजधानी थी, कनिष्क की राजधानी कहाँ पे थी। तो कनिष्क की राजधानी थी पुरुषपुर, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न करा कि भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं किसने चलाई थी। तो भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्रा चलाई थी किसने, किसने, इंडो बैक्ट्रियन। यहां क्या प्रश्न था, एक मिनट थोड़ा हमको टाइम दीजिएगा। निम्नलिखित में से किसने बड़े पैमाने पर स्वर्ण मुद्रा चलाई थी। कुषाण शासकों ने, सही बात है। अच्छा यहाँ सर्वप्रथम की बात कर रहा है, ठीक है, सर्वप्रथम, ठीक है। तो कौन था, शुरुआत तो किया था किसने, इंडो बैक्ट्रियन ने, इंडो बैक्ट्रियन ने, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न, प्रश्न कर रहा है कि विक्रम संवत कब से प्रारंभ होती है। विक्रम संवत कब से प्रारंभ होती है। तो विक्रम संवत प्रारंभ होती है 58 बीसी से और शक संवत शुरुआत होती है 78 बीसी से। तो दिए गए ऑप्शन का सही विकल्प बी हो जाएगा। अगला प्रश्न कर रहा है कि मौर्य काल के बाद दक्षिण भारत में सबसे प्रभावशाली राज्य कौन था। मौर्य काल का जब पतन हो गया तो उसमें दक्षिण भारत में सबसे प्रभावशाली राज्य कौन बना था। तो वह राज्य बना था आपका सातवाहन, ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न कर रहा है कि शुंग वंश के बाद किस वंश ने भारत पर राज किया था। तो शुंग वंश के बाद भारत पर राज करने वाला जो वंश था वो था कण्व वंश, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न कर रहा है कि जो भारत कला भारतीय और ग्रीक यूनानी शैली का मिश्रण है उसे कहते हैं। जो कला भारतीय और ग्रीक शैली का मिश्रण है, ग्रीक मतलब यूनानी शैली का जो मिश्रण है उसे क्या कहा जाता है। उसे कहा जाता है गंधार शैली, ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न 19-20 कह है कि कनिष्क बौद्ध धर्म की किस शाखा का अनुयायी था जिसका प्रचार उसने मध्य एशिया व सुदूर पूर्व में किया था। तो कनिष्क बौद्ध धर्म का अनुयायी था और बौद्ध धर्म में भी किस शाखा का अनुयायी था। तो उसके शाखा का नाम था
महायान शाखा। बौद्ध धर्म के महायान शाखा का अनुयायी था कनिष्क। अगला प्रश्न कह रहा है कि प्राचीन भारत का महान व्याकरण पतंजलि किसके समकालीन थे? पतंजलि किसके समकालीन थे? जो पतंजलि थे पुष्यमित्र शुंग के समकालीन थे। ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न कर रहा है कि किस कुषाण शासक ने सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्रा चलाई थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। किस कुषाण शासक ने सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्रा चलाई थी? तो वह थे कौन? कडफिसस सेकेंड। कडफिसस सेकेंड, यही थे ना? कडफिसस सेकेंड, हाँ कडफिसस सेकेंड सही है, ठीक है। आगे कह रहा है कि चरक संहिता किसके द्वारा लिखी गई थी? चरक संहिता किसके द्वारा लिखी गई थी? तो चरक संहिता लिखा गया था चरक के द्वारा, जो कनिष्क के राज दरबार में क्या थे? वैद्य थे, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसे द्वितीय अशोक कहा जाता है? तो द्वितीय अशोक कहा जाता है कनिष्क को। ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर है। नागार्जुन का नाम क्या है? भारत का आइंस्टीन। नागार्जुन को कहा जाता है भारत का आइंस्टीन, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न करा है कि विक्रम संवत ग्रेगोरियन कैलेंडर से कितना वर्ष आगे है? तो विक्रम जो संवत है ग्रेगोरियन कैलेंडर से 57 वर्ष आगे है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न करा है कि भारतीय रंगमंच में यौनिका का प्रारंभ किसकी देन है? तो भारतीय रंगमंच में यौनिका का प्रारंभ यूनानियों की देन है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न करा है कि भारत का आइंस्टीन, अभी हमने बता दिया था भारत का आइंस्टीन नागार्जुन। अगला प्रश्न करा है कि कनिष्क किस धर्म का अनुयायी था? तो कनिष्क किस धर्म का अनुयायी था? बौद्ध धर्म के महायान शाखा का अनुयायी था। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न करा है कि कनिष्क के समय तांबे के सिक्के को किस नाम से जाना जाता था? तो कनिष्क के समय तांबे के सिक्के को किस नाम से जाना जाता था? तो उसे कांकरी के नाम से जाना जाता था। ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न कहा कि बौद्ध धर्म अपनाने वाला प्रथम विदेशी शासक कौन था? तो बौद्ध धर्म अपनाने वाला जो प्रथम विदेशी शासक था वो था मिनांडर। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, बस इतना ही प्रश्न है, 30 ही प्रश्न थे और इससे ज्यादा प्रश्न नहीं पूछा जाता है, कुछ गुने चुने प्रश्न है यही पूछा जाता है। तो जितने भी इंपॉर्टेंट प्रश्न इस चैप्टर से निकल के आ रहे थे उन सभी प्रश्नों को हमने करवा दिया आपको। तो चलिए फिर आज की क्लास को रोक देते हैं। अब सुबह मुलाकात होगी अपने एनटीपीसी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।